जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। पिछले कुछ वीडियोस से हमने काफ़ी सारी समस्याएं आपकी सुलझाने की कोशिश की है। आने वाले दिनों में भी हम यही कोशिश करते रहेंगे। बस हमारा आप सभी से निवेदन है कि आपको ये वीडियो जो भी यदि लगता है कि आपके काम आ रहा है तो कृपया कर और ऐसे लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करें, कृपा करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को हम लाभ देने की कोशिश कर सकें। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है एक पुराने टॉपिक पर है, लेकिन इस बार कुछ नई चीज़ें भी जोड़ी हमने, इसलिए हम उसको आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, कि यदि फरवरी का वेतन नहीं आपने ये काम नहीं किया तो नहीं आएगा, और आने वाले दिनों में भी उससे थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो वो दो चीज़ें हैं, एक है आपकी अचल संपत्ति का विवरण जो कि आपको 31 जनवरी तक दे देना था, लेकिन कई जगह पर हम लेट देते हैं। दूसरा है फॉर्म 12C, ठीक है, वेतन कटौती पत्रक हम जिसको कहते हैं। तो अचल संपत्ति का जो विवरण है, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, वो इस तरीके की होती है। आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत आपकी या आपके सकल परिवार की जो भी आय है, ठीक है, संपत्ति का ब्यौरा है, आपके द्वारा धारित किया जा रहा है या परिवार द्वारा धारित किया जा रहा है, उसकी जानकारी हर वर्ष शासन को दी जाती है। अब इसमें कई लोग कहते हैं कि नियुक्ति के समय की जानकारी दी जाती है, तो नियुक्ति समय के पर क्या स्थिति थी वो, और जो आप अभी दे रहे हैं उसका एवैल्यूएशन ऑटोमेटिक होता है। तो आप तो बस प्रतिवर्ष इसकी जानकारी को देते रहें, ठीक है, ताकि इसका अपडेशन होता रहे। हम अगले उसमें बता दे रहे हैं उदाहरण के रूप में कि कैसे भरना है। दूसरा है फॉर्म C, यानी वेतन कटौती पत्रक। वेतन कटौती पत्रक भरने से पहले आपको ये चीज़ें चाहिए पड़ेंगी। एक है वेतन विवरणी, यानी कि ईयरली स्टेटमेंट। डिस्क्रिप्शन पे हमने दिया हुआ, और पहले भी वीडियोस में हम बता चुके हैं कि आप कैसे अपना ईयरली स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा LIC, इंश्योरेंस स्टेटमेंट्स, मेडिक्लेम्स, अदर जो आपके डिडक्शंस है वो सब, ठीक है। तो फॉर्म 12C में दो चीज़ें हैं। पहला एक ओल्ड स्कीम का फॉर्म था जो पहले चलता था, अभी भी चल रहा है। दूसरा इसमें न्यू स्कीम का फॉर्म है। अब दोनों में भारी अंतर है। बेसिक अंतर यह है कि ये देखिए, आप देख सकते हैं पुराना वाला जो फॉर्म है, इसमें यहाँ पर आपकी बेसिक सैलरी की जानकारी दी जाती है, आपकी आय की जानकारी, और फिर ये कटौती डिडक्शन, एक पार्ट, दो पार्ट, ठीक है। दो पार्ट में आपका डिडक्शन है। टैक्स स्लैब जो है वो 2.5 लाख का था, ठीक है। 2.5 लाख के ऊपर से लेके फिर अलग अलग 3 स्लैब्स में था। टैक्स जो था आपका 3 स्लैब में था, ठीक है। 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, और 10 लाख से अधिक। इसके बाद आई है न्यू स्कीम, जो कि अभी पिछले साल लागू हुई थी, जिसमें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ा गया इस साल के बजट में, ठीक है। तो इस न्यू स्कीम में आप ये देख सकते हैं, अब कुछ नहीं है, केवल आपकी आय है और सीधा आपका टैक्स है। टैक्स का स्लैब जो है वो चेंज हो गया है, पहले 2.5 लाख था, 3 लाख है, और उसके बाद 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख, 9 लाख से 12 लाख, 12 से 15 लाख, और 15 लाख से ऊपर, ठीक है। इस तरीके से टैक्स को जो है स्लैब डिज़ाइन कर दिया गया है, और दूसरे पेज पे कोई डिडक्शन नहीं है। तो इन दोनों स्कीमों में यही अंतर है कि जो नया वाला आपका टैक्स स्लैब आया है, इसमें किसी भी प्रकार के डिडक्शन को नहीं रखा गया है। दूसरी चीज़, आप यदि एक बार न्यू स्कीम लेंगे तो आप ओल्ड स्कीम में नहीं लौट सकते हैं, तो इसलिए सोच समझ के फॉलो करें आप जो भी ले रहे हैं। ओल्ड स्कीम आप चला रहे हैं तो ओल्ड स्कीम को ही चलने दें, और यदि आप न्यू स्कीम ले रहे हैं तो ये याद रखें कि एक बार न्यू स्कीम लेने के बाद आप ओल्ड स्कीम पे स्विच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, ओल्ड स्कीम में है तो आप जब चाहे वो न्यू स्कीम में जा सकते हैं। जब ये दोनों आप जब आप ये दोनों भर देंगे तो आपका सैलरी जनरेट हो जाएगी, और उसके बाद मार्च में या अप्रैल पेड सैलरी में आपको फॉर्म 16 प्राप्त होता है, जिसको हम कहते हैं जो आपके टैक्स भरने के लिए, इनकम भरने के लिए, ITR भरने के लिए, लोन लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप लोन लेने जाते हैं किसी भी बैंक में तो आपसे वो दो चीज़ें मांगता है, या तो ITR मांगता है या आपका फॉर्म 16 मांगता है, ठीक है। प्राइवेट एम्प्लॉयज़ जो है वो फॉर्म 16 से बहुत फैमिलियर होंगे, बाकी शासकीय कर्मचारी फॉर्म 16 ज़्यादातर नहीं लेते हैं, लेकिन उनको लेना चाहिए। इस तरीके का फॉर्म 16 होता है, उसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ है कि वो आप कैसे फॉर्म 16 खुद प्राप्त कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं, या आपके CA, वकील या KGO नाज़र के पास भी ये मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक बार डिटेल में उदाहरण के साथ। तो ये है अचल संपत्ति का फॉर्म। अब यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इस तरीके से अपनी बेसिक चीज़ें भर दीजिए, ठीक है। और यदि आपके किसी और के नाम पर धारित संपत्ति है तो इस तरीके से आप अपनी संपत्ति भर सकते हैं। क्या क्या भर सकते हैं आप इसमें? आप मकान की जानकारी, ज़मीन की जानकारी भर सकते हैं, उसकी एक अनुमानित वर्तमान मूल्य गाइडलाइन के हिसाब से या जो चालू मार्केट के हिसाब से आप भर सकते हैं, किसके नाम पे है और उनसे आपका क्या संबंध है वो आप भर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ये अचल संपत्ति की जानकारी यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी रिपोर्ट भर सकते हैं। फिर हम आते हैं फॉर्म 12C। ये है पुराना
पिछले साल वाला, ठीक है, जो इसके पहले चलता था, 2 पेज का होता था, डिडक्शंस वगैरह होते थे, इस तरीके का फॉर्म ही आता था, ठीक है। इसको हमने एक्सेल में टाइप किया था, तो इस तरीके का फॉर्म था हमारे पास, सिंपल सा था, एक्सेल में भी हमारे पास रखा हुआ है। जिनको भी ये फॉर्म चाहिए हो, ये PDF वर्ड फाइल्स चाहिए हो, एडिटेबल फॉर्म में चाहिए हो, तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर डली हुई हैं, आप वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है ये, और टेलीग्राम जो चैनल है हमारा या व्हाट्सएप जो चैनल है उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, आप उससे भी हमको वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ से ये डेटा जो है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको प्राप्त कर सकते हैं। इनको भरने में किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़कर हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला न्यू वाला फॉर्म है, ये जो दिख रहा आपको है, ये न्यू फॉर्म है, 2 पेजेस का, केवल इसमें फर्स्ट में सिर्फ सैलरी का डिटेल है। इसको हम आपको भर के दिखा दे रहे हैं 2 मिनट, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है एक्सेल में, ये देखिए, ठीक है। इसको हमने अभी टाइप करके एक्सेल में आपकी सुविधा के लिए कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। ये इसके लिए आपको लगेगा ईयरली स्टेटमेंट जो है आप IFM से निकाल सकते हैं, ईयरली स्टेटमेंट है आपका, ठीक है। इसके बाद आपको फॉर्म 16 इस तरीके से मिल जाएगा ब्लैंक फॉर्म में। चलिए शुरू करते हैं हम एक बार एक्सेल सीट से जाकर। सबसे पहले आपका ये आ गया, तो हम आते हैं सबसे पहले हमारे 12C पुराने वाले में, ठीक है। यहाँ पर हमने ये सैलरी का जो हमारा ग्रॉस सैलरी है, ईयरली स्टेटमेंट से वो डाल दी हमने। ग्रॉस सैलरी के बाद हमारा 50,000 का प्रोफेशनल जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो हमको मिल गया। उसके बाद हमको क्या मिल गया, साथ में हमको मिल गया ये जो हमारा इसके बाद जो हमारा प्रोफेशनल टैक्स है वो कट गया हमारा 2500 रुपीज़, ठीक है। तो और ये हाउस HRA हमारा काट दिया था हमने, HRA मिलता है, तो ये डिडक्शन करने के बाद हमारी सैलरी बनती है 4,05,374, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा NPS का डिडक्शन, उसके बाद हमारा जो समूह बीमा है, GIS वगैरह का डिडक्शन है वो हो गया, LIC का डिडक्शन, ये टोटल डिडक्शन 55,000 फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है, उसका डिडक्शन 9,867, टोटल डिडक्शन हो गया हमारा 64,892। यानी कि जो हमारी टैक्सेबल इनकम हुई वो कितनी हो गई, 3,40,482 रुपये, राउंड ऑफ में 80 हो गई। अब एक चीज़ ये है कि इस पे कोई कृषि आय हमारे पास नहीं है, तो इस पे जो टैक्स हमारा कैलकुलेट होगा वो होगा 5% के हिसाब से। न्यू स्लैब ओल्ड स्लैब में जो था हमारा, उसमें 4,524 रुपये हमारा इनकम टैक्स हुआ। अब यदि 5 लाख तक, यानी जैसे कहते हैं 5 लाख तक की, तो 5 लाख तक ना जोड़ें, आप सिर्फ ये जोड़ें कि यदि आपका टैक्स 12,500 रुपये से कम है या 12,500 रुपये तक है तो आपको वो टैक्सेबल फ्री हो जाएगा, ठीक है। अंडर सेक्शन 87A ये आपका रिबेट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा 4,524 है, यानी कि हमारा टैक्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो आगे बाकी का सब 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब उदाहरण के लिए एक चीज़ समझा देते हैं आपको इसी में ही। यदि मान लीजिए आपकी सैलरी, ठीक है, कितनी है, इसी में हम 4 की जगह 7 कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 4,60,970 है यदि आपकी सैलरी, और आपके डिडक्शंस हैं, क्या है, डिडक्शंस हैं, ठीक है। इसको और सिंपल कर देते हैं हम, 7,60,000 है आपकी सैलरी, 7,60,000 है और आपकी ये डिडक्शंस हैं, ठीक है। तो आपकी टैक्सेबल इनकम में जाएगी ये सारी डिडक्शंस काटने के बाद 6,39,512 बन रहा है, जिसमें आपका टैक्स कितना बन जाएगा, 12,500 से 40,402 रुपये बन गया, ठीक है। अब देखिए ये समझिएगा। अब हम दूसरे पे आते हैं। अभी आप पुराना वाला फॉर्म बस याद रखिएगा जिसमें हमारी 4,60,000 थी, ठीक है। इसको एक बार फिर से 0 कर देते हैं तो आपको कंपेयर करने में ईजी होगा, फिर हम वो सेकेंडरी बता देते हैं। ये गए और ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारा 4,05,24 रुपये टैक्स बना, जो कि टैक्सेबल फ्री था, तो रिबेट मिल गया। अब न्यू फॉर्म में आते हैं। न्यू फॉर्म में हमने केवल क्या भरा, ग्रॉस सैलरी भरा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास कोई भी डिडक्शन भरने का। हमने केवल इसमें 50,000 रुपीज़ का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो माइनस हो गया, तो हमारी सैलरी कितनी बनी, 4,10,970। इस पे टैक्स कैलकुलेट करने पर 5,549 रुपये का टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन इसमें 25,000 तक की छूट है। यानी कि जो आपने पहले देखा उस वाले सेक्शन में 12,500 रुपये की छूट थी, यदि आपका टैक्स 12,500 रुपये तक है तो आपका वो टैक्स फ्री हो जाएगा। और इस वाले सेक्शन में जो न्यू आप स्कीम ले रहे हैं, इसमें 25,000 रुपये तक आपका टैक्स बन रहा है, तो उसमें आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है, वो टैक्स फ्री हो जाएगा।
तो आशा करते हैं आपको ये दोनों चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ इसको आपको बता दे रहे हैं कि इसमें दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, अब हम किस पे जाते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया ना, है ना। ये देखिए, ये सेम सैलरी स्ट्रक्चर पे दोनों में टैक्स कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं न्यू स्कीम पे, यानी कि आप ये देखिए एक बार इसको शॉर्ट में समरी में समझिए। तो ये हमारा था, ठीक है, तो ओल्ड पे कितना बना, ओल्ड पे बना 4524 और न्यू पे कितना बना 549। ठीक है, अब ओल्ड पे कितनी छूट थी 12500 और न्यू पे कितनी छूट है 25000। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ये समझने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब जैसे 460 था तो ये यहाँ पर ये था, अब यदि 760 है, कितना है 760। ठीक है, अभी सिर्फ हम 760 कर रहे हैं इसको, 760। ठीक है, 760 है और आपके पास डिडक्शंस हैं, तो आपका टैक्स कितना बन रहा है, आपका टैक्स बन गया 40,402 रुपये। ठीक है, 40,402। अब नए वाले में जाते हैं, नए वाले में हमने यही चीज़ भरी, तो नए वाले में आप टैक्स फ्री हो गए। ठीक है, क्योंकि 25,000 तक आपको छूट है। तो अब आप बहुत सिंपल सी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका 760 सैलरी है, तो यहाँ पर कितना टैक्स बना आपका 40,402, 40,402 और यहाँ पर कितना बना 0। ये अंतर है आपका न्यू स्लैब और ओल्ड स्लैब में, बशर्ते आपका क्या ना हो, डिडक्शन ना हो। अब यदि इसी 760 में आपके पास डिडक्शन जो है ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका LIC जो है वो आपका 80,000 का है। ठीक है, यहाँ 1.5 लाख तक की छूट है आपके पास, आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। इसके अलावा आपका जो होम लोन है वो है, उसमें 1.5 लाख तक की छूट है आपकी। ठीक है, या किसी और प्रकार का कुछ और है, यहाँ पर होम लोन है आपका, ये पुराना वाला जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर होम लोन है मान लीजिए आपका। ठीक है, तो यहाँ पर डिडक्शन कितना हो गया, डिडक्शन होने के बाद कितना बचा 5,69,510 रुपये। तो आपकी 26,402 टैक्स बन रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा यदि यहाँ पर आपका मेडिक्लेम है, ठीक है, और चिकित्सा बीमा हो गया, फिर उच्च शिक्षा के लिए, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए आपने कोई लोन ले रखा है या कोई फीस आप उनकी दे रहे हैं, ट्यूशन फीस आप लगा रहे हैं, इसका रिडक्शन है। ठीक है, और यहाँ आप किसी चीज़ में बढ़ा दीजिए, मान लीजिए ये जो है ये देखिए। ठीक है, तो अब आपका टैक्सेबल इनकम कितना हो गया, अब आप टैक्स के दायरे से बाहर आ गए। ठीक है, 11,719। अभी कब तक आप कितना बाहर जा सकते हैं, इसको 760 को आप क्या कर दीजिए 780 करके देखिए। ठीक है, ये देखिए आप 780 में अंदर आ गए, 770, ये आप टैक्स से बाहर हैं अभी, इसमें 770 करके देखते हैं हम। ये देखिए अभी भी आप 24,500 है, इसलिए आप इससे बाहर हो गए, क्योंकि आपका टैक्स जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 25,000 से कम बन रहा है। ठीक है, 7 लाख कम होने के कारण आप इससे बाहर चल रहे हैं अभी भी। ठीक है दोस्तों, तो अब आप ये समझ गए कि इस तरीके से टैक्स स्लैब यदि आपके डिडक्शंस हैं तो ही आपको इसमें ओल्ड स्कीम में फ़ायदा है, यदि आपके डिडक्शंस नहीं हैं, ठीक है, तो आपको न्यू स्कीम में ही फ़ायदा है।
ये आपने देख लिया होगा आराम से। अब आशा करता हूँ ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। हालांकि अपन को ज़्यादा डिडक्शंस इसमें समझ में नहीं आ रहे थे, इसलिए हमने ऐसे दिखाया। कई लोगों के पास बहुत डिडक्शंस होते हैं। होम लोन होता है 1.5 लाख का, 1.5 लाख का उसमें छूट मिल जाती है, 1.5 लाख का इसमें छूट मिल जाती है, 1.5 लाख की इसमें, तो 4.5 लाख रुपए की तो छूट ही मिल जाएगी। यदि 7.5 लाख है तो उनकी जो टैक्सेबल इनकम होगी वो 4 लाख के आसपास जाएगी, तो 5 लाख तक तो वैसे ही छूट है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में उनको वहाँ पर फ़ायदा मिल जाता है। अदरवाइज़ आप ये देखिए, इसको मोटा हिसाब आप यहाँ पर केवल 8 लाख कर दीजिए। ठीक है, जैसे हमने इसको 8 लाख किया, अब आप देखिए टैक्स सीधे 57,750 रुपये हो गया। ठीक है, जबकि उस कंडीशंस में क्या होती, उसका टैक्स कम जुड़ता। ठीक है, यहाँ हम इसको मोटा हिसाब देखते हैं, 9,05,000 रुपये। ठीक है, 9,05,000 रुपये में सेम डिडक्शंस जो हम देख रहे थे, कितने डिडक्शंस, हमारा लगभग 2,20,000 रुपये हमने डिडक्शन है। उसके बाद हमारा टैक्स कितना कैलकुलेट हो रहा है, 40,295। अब इसी अमाउंट को उठाकर हम यहाँ रखेंगे 9,05,000 रुपये। ठीक है, 9,05,000 रुपये डिडक्शन 220, तो 220 का डिडक्शन है, तो ओल्ड स्कीम में आपका कितना टैक्स बना, 40,295, 40,295। और न्यू स्कीम में कितना टैक्स बन रहा है, तो आप देख सकते हैं 79,800 रुपये। तो अब आपको ये अंतर समझ में आ जाएगा कि यदि आपके पास डिडक्शन है तो आपका टैक्स कम लगेगा। ठीक है, किस स्कीम में, केवल ओल्ड स्कीम में। लेकिन आपके पास कोई डिडक्शन है ही नहीं, आपने कोई डिडक्शन अभी तक करवाया ही नहीं, आपके कोई होम लोन नहीं है, आपका कोई LICs नहीं है, आपकी कहीं पर कोई पेंशन स्कीम्स नहीं है, पेंशन फंड्स नहीं है, NPS नहीं है, मेडिक्लेम नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, GPF नहीं है, GPS अकाउंट्स नहीं है, NPS अकाउंट्स नहीं है, तो उस कंडीशंस पे आपको न्यू स्कीम में ही फ़ायदा है। ठीक है, अदरवाइज़ आपको यदि डिडक्शंस हैं तो आप ओल्ड स्कीम में ही रहें, और भविष्य में होम लोन वगैरह लेना हो आपको तो ओल्ड स्कीम में आप स्टे कर सकते हैं। तो ये आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बाकी आप किसी और अच्छे जानकार व्यक्ति से, जो CA हों, वकील हों, जो ये डील करते हों, जो इकोनॉमिक्स देखते हों, जो इनकम टैक्स देखते हों, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो हमने एक सामान्य जानकारी के रूप में बनाया हुआ है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। आपने ये दोनों हमारे पॉइंट्स देख लिए हैं। 12C आप कैसे बना सकते हैं न्यू स्कीम से और ओल्ड स्कीम से। इस संबंध में यदि कोई बेसिक जानकारी आपको चाहिए हो, बेसिक हेल्प चाहिए हो आपको हमारी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, आप हमारे यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट करके, या हमारे किसी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, जिनकी सबकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है, आप किसी से भी हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन छोटी छोटी चीज़ों के कारण परेशान होते रहते हैं। और जो व्यक्ति जानकार होता है, जो किसी प्रकार से थोड़ा बहुत भी जानकारी रखता है, तो वो ऐसे लोगों को शोषित करता है। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है, निवेदन है कि ऐसे लोगों का शोषण रोकें और उनकी सहायता करें, ताकि वो लोग स्वयं से भी इसका उपयोग कर सकें और शोषित होने से बच सकें, और उनके कारण किसी और व्यक्ति का समय बचे। ठीक है, तो दोस्तों आप इन दोनों चीज़ों को भर के दे दीजिए अपने जो भी वित्त विभाग है आपका, जो भी मानव संसाधन विभाग है आपका। यदि आप मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारी हैं तो आप ये दोनों चीज़ें भर के दे देंगे, तो आपकी वेतन फरवरी माह की समय से आ जाएगी। ठीक है, तो और कोई सहायता लगे तो आप हमको ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।